नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। हर्षा रिछारिया किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई है। महाकुंभ में जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हुए, उनकी चर्चा हुई, उसने उन्हें पॉपुलर तो बनाया ही, उत्सुकता का सब्जेक्ट भी बना दिया। अब हर्षा अनजान चेहरा नहीं रह गई हैं। साध्वी के तौर पर महाकुंभ में सुर्खियों में आई हर्षा अब महाकुंभ से लौट आई हैं। उन्होंने कुंभ से लौटते वक्त अपना एक वीडियो भी बनाया है। हर्षा इंडिया डेली के साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हर्षा रिछारिया से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 कई लोगों की जिंदगी में शोहरत के पन्ने खोल गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत साधारण से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों को महाकुंभ ने नई पहचान दिलाई, उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी चर्चा होने लगी। उनके बारे में जानने को लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया को खंगालने लगे। जाहिर सी बात है कि ये योग और संयोग महाकुंभ के जरिए ही लिखा था। दो 2025 के महाकुंभ की इन्हीं चर्चित हस्तियों में से एक है हर्षा रिछारिया, जिनके कभी साध्वी होने की बात शुरू हुई, लेकिन इसी के साथ उनकी सुंदरता भी सबसे ज्यादा चर्चा में आई। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठे। दावा किया गया कि वो साध्वी नहीं है। बाद में कई विवाद भी जुड़ते चले गए। हालांकि महाकुंभ खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा कई ऐसे लोग महाकुंभ से लौटने भी लगे हैं। हर्षा रिछारिया अब महाकुंभ से निकल चुकी हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 एक ऐसा सफर जो बहुत ही अद्भुत रहा है, लेकिन अब उससे विदाई ले रही हूँ, प्रयागराज से रवाना हो रही हूँ। और सच बोलूं तो बहुत कुछ कड़वी सी यादें रही हैं, लेकिन अच्छी यादें इतनी सारी अपने साथ लेके जा रही हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने पोस्ट में उन्होंने अपने अनुभव को साझा किए, जिसमें हर्षा रिछारिया ने कुछ कड़वी यादों के साथ अच्छी यादों का जिक्र भी किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी महाकुंभ की यात्रा को एक भजन से सजाया भी। हर्षा अपने वीडियो में खुश नजर आ रही हैं। होना भी चाहिए। जिस तरह से महाकुंभ में एकाएक वो चर्चा में आए और देश भर में उनको नई पहचान मिली, यकीनन वो किसी के लिए भी खुशी देने वाली है। लेकिन जैसा कि होता है ना, शोहरत और विवाद साथ साथ चलते हैं। जरूरी नहीं कि विवाद सही हो, लेकिन ये रिवायत सा बन चुका है और यही कारण है कि वो यादों में कड़वाहट को महसूस कर रही है। बहरहाल हर्षा हो या मोनालिसा, महाकुंभ का पुण्य फल इन्हें नेम और फेम के तौर पर मिल चुका है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हर्षा रिछारिया वो शख्सियत हैं जिन्हें किसी पहचान की अब मोहताज वो नहीं रह गई हैं, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ में उनकी खूबसूरती के चर्चे रहे और उन्हें जो तमगा दिया गया वो था सबसे खूबसूरत यहाँ पर साध्वी होने का। और शायद महाकुंभ में ही उन्हें ये प्रसिद्धि मिली कि देश दुनिया के लोगों ने उन्हें जानना पहचाना शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार उनको लेकर कई रील्स वायरल हुई और सोशल मीडिया पर एक तरह से वो सनसनी बनी रही कि महाकुंभ में इतनी खूबसूरत साध्वी अगर आई हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप साध्वी हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं साध्वी नहीं हूं और मेरी आध्यात्म के प्रति रुचि है, लगाव है, और जिसकी वजह से महाकुंभ में यहाँ पर संतों का साथ एक पाना एक बड़ा उद्देश्य उनका रहा, जिसके चलते महाकुंभ वो पहुंची और अब भोपाल वापस लौट रही हैं अपने घर। तो यहाँ पर जिस तरह से उनकी यादों का अगर कोई अनुभव रहा है तो उन्होंने उसमें मिला जुला असर बताया। यानी जो महाकुंभ के अनुभव रहे वो कुछ अच्छे रहे, कुछ खराब रहे, क्योंकि किसी कड़वाहट का जिक्र भी वो कर रही थी। क्योंकि जिस तरह से वो वायरल हुई तो काफ़ी तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे और तमाम तरह के रिएक्शंस भी आने लगे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। हालांकि उन सभी यादों से ऊपर वो उन अच्छी यादों को अपने साथ रखना चाहती हैं जो कि उन्होंने महाकुंभ के दौरान जुटाई। तो ऐसे में अब अपने घर वो पहुंच चुकी हैं भोपाल
लेकिन एक बहुत खूबसूरत अनुभव उनका रहा है। लेकिन जो एक नई पहचान उन्हें मिली कि वो एक खूबसूरत साध्वी हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं उस वक्त सोशल मीडिया पर लोग उनसे मिलना चाहते थे। इन रील्स को देखने के बाद लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो खूबसूरत साध्वी हैं वो कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या उनकी रुचि है, आध्यात्म तक कैसे पहुंची, और ये तमाम ऐसी बातें जिनको हालांकि कई लोगों ने समझने की कोशिश भी की, उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया और लगातार चर्चा में वो बनी रही। हालांकि जो उनके माता पिता थे काफ़ी परेशान हो गए जब ये बात वायरल होने लगी कि वो एक साध्वी हैं, सन्यासी हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से बाद में इनकार किया कि देखिए मैं साध्वी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो हाँ, अध्यात्म में रुचि ज़रूर है, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है, इसलिए महाकुंभ में आई हैं और काफ़ी लंबा समय उन्होंने महाकुंभ में व्यतीत भी किया। लेकिन अब अपने घर की वापसी कर रही हैं और भोपाल पहुंच चुकी हैं। तो तमाम तरह से जिस तरह से वो घूमती रही हैं और केदारनाथ धाम भी जब वो पहुंची थी तो उनका जो एक वीडियो था वो भी काफ़ी चर्चित रहा था, वायरल हुआ था। लेकिन जो अध्यात्म के प्रति उनकी रुचि रही वो शायद वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उन्हें ऐसी जगहों पर जाने का पहले से ही कहीं ना कहीं शौक रहा है। लेकिन जब यह अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ जाता है तो शायद भगवान में लीन होने का उनका जो मकसद था वो यहाँ महाकुंभ में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब लोगों ने उनके माता पिता से ही पूछना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, साध्वी बन गई हैं, सन्यासी बन गई हैं, तब शायद खंडन होना भी इस बात का शुरू हुआ। माता पिता ने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर बसे, वो शादी करे। और कम से कम साध्वी और सन्यासी तो हर्षा रिछारिया बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि वो भगवान के प्रति एक श्रद्धा रखती हैं, आस्था रखती हैं और आध्यात्म के प्रति एक खास रुचि है जो कि बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भक्ति में लीन ज़रूर नजर आई। तो महाकुंभ में कई ऐसे नज़ारे यहाँ पर दिखाई दिए। हालांकि अगर हम बात करते हैं इनके पिता की, तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं और जो इनकी माँ है किरण रिछारिया, वो एक बुटीक चलाती हैं। वहीं हर्षा ने बीबीए और एंकरिंग का कोर्स भी किया है और उनका परिवार 2004 में उज्जैन महाकुंभ के दर्शन के लिए आया और फिर भोपाल में ही बस गया था। तो ये जो कहानी है वो भी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है कि महाकुंभ के दर्शन के लिए उज्जैन में आए और उसके बाद फिर भोपाल में ही बस गए। तो यहीं से उनका जो आध्यात्मिक यात्रा की जो शुरुआत होती है, जो बीज होता है, वो यहीं से पनप जाता है और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ये जो लगाव है, जुड़ाव है, इतना बढ़ जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ खुद हर्षा रिछारिया जी जुड़ गई हैं। हर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्षा जी, जिस तरह से महाकुंभ में कहीं ना कहीं आप एक तरह से एक अलग ही नाम और पहचान के साथ दुनिया के सामने आई, आपकी जो रील्स थी लगातार वायरल हो रही थी, हर कोई आपसे बात करना चाहता था, किस तरह के अनुभव आपके रहे इस दौरान? अनुभव देखिए, थोड़े से खट्टे और बहुत ज्यादा मीठे रहे हैं, थोड़े से बुरे और बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। तो बहुत सारी यादें लेके मैं प्रयागराज की भूमि से वापस आई हूँ। तो ये जो अनुभव है ये जिंदगी में कभी ना भूलने वाले अनुभव रहे हैं मेरे। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, अच्छे अनुभव या कड़वे अनुभव? देखिए, अच्छे तो मैं बार बार अपने हर वीडियो के माध्यम से, हर बात के माध्यम से मैंने सबसे यही बोला है कि जितने भी लोग अभी तक महाकुंभ का हिस्सा नहीं बने, अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन्हें अपने घरों से निकल के और महाकुंभ का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका है ये जिंदगी में आपको सिर्फ एक बार मिलेगा और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और खुद को शांत करके एक नए जीवन के साथ आप अपनी जिंदगी में वापस लौटेंगे, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल हर्षा, और ये देखिए कि आपने एंकरिंग का कोर्स किया हुआ है, खुद यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, बेहद खूबसूरत तो हैं ही आप। तो एक तरह से देखिए ग्लैमर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं आपका जो रुझान था वो अध्यात्म की तरफ रहा। तो ये यात्रा जो रही कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैंने एंकरिंग का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन वही होता है कि जिस तरह महाकुंभ में ईश्वर ने मेरे लिए रास्ते खोले, उसी तरह महादेव ने पहले एंकरिंग के लिए मेरे लिए रास्ते खोले थे कि अचानक से मुझे उसमें शोज मिले हैं और सारी चीजें आगे बढ़ी है। मैंने उसके लिए कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है और अभी मैंने देखा कि किस तरह आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है दर्शकों को, जो बहुत कम लोगों को पता है कि जब हम भोपाल
शिफ्ट हुए थे उस वक्त हमारी जिंदगी का पहला कुंभ यानी कि उज्जैन में हमने वहां पे उसके विटनेस बने थे, और उस कुंभ में स्नान करके फिर हम भोपाल शिफ्ट हुए थे। तो वहां से फिर हमारी जिंदगी बदली थी, और कुंभ का एक अलग आशीर्वाद हमें जीवन में प्राप्त हुआ है जो शायद हर बार ही हुआ है। जी बिल्कुल। और आगे अब किस तरह से आपका कोई विजन है हर्षा, क्या आप करना चाहती हैं? क्या अध्यात्म की दुनिया में ही आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर कुछ और प्लान्स भी हैं आपके? देखिए, अभी जो कुछ भी हुआ है पिछले 1 महीने में, वो क्योंकि मैं कुंभ में ही थी, प्रयागराज में ही थी, तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं सोच पाई हूँ कि आगे क्या करना है। और अभी मैं जब से कुंभ से वापस आई हूँ तब से मेरी बहुत ज़्यादा हालत खराब चल रही है, और अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ अपने घर पे। जी बिल्कुल हर्षा जी, आप कई तरह की बातें जो थी वो महाकुंभ को लेकर हो रही थी, और ऐसे में उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि यहाँ से निकलना चाहिए या और वक्त बिताना चाहिए? तो क्या इस तरह की जो अफवाहें फैली थी उससे कभी मन विचलित होता था आपका? बिल्कुल, देखिए, बीच में मैं बहुत ज़्यादा विचलित भी हुई, बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई, मानसिक तनाव में भी रही, और एक टाइम पे ये हुआ था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं क्यों इस प्रपंच में पड़ रही हूँ, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ ना। और मैं टूटी भी, मैं रोई भी, लेकिन उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हौसला जो है मेरे परिवार ने, यानी कि सबसे ज़्यादा पापा और भैया ने दिया कि जब आप गलत नहीं हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो इस तरह रो के या टूट के वापस मत आओ। अगर वापस आना ही है तो जी खुशी से आओ, कि खुद की खुशी से आप वापस आ रहे हो, तो वापस आने की बात अलग होती है। तो फिर मैं वहां रुकी, और फिर मैं तीसरा स्नान करके वापस आई। जी। और अर्षा जी ये भी बताइए, क्योंकि उस वक्त आपको ये भी कहा जाने लगा कि आप साध्वी हैं और आप इतना श्रृंगार करती हैं, मेकअप करती हैं, ये शायद कुछ ऐसी बातें थी जो कि अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, तो वहीं कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी होते हैं जो इन बातों को भी उठा देते हैं। देखिए, एक जग जाहिर बात है कि जब रातों रात कोई पॉपुलैरिटी मिलती है, कोई यश मिलता है, तो वो अपने साथ बहुत सारा अपयश भी लेके आता है ना। और रही बात मेरे श्रृंगार की, तो जब मैं साध्वी हूँ ही नहीं, जब मैं साधु सन्यासी हूँ ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक ग्रस्त इंसान हूँ जिसका अपना एक परिवार है, जो काम करती है। तो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तो मुझे मेकअप करने का पूरा हक है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। हम्म। ठीक है, और रही बात कि मैं कुंभ में मुझे मेकअप नहीं करना चाहिए था, ये भी सवाल मुझ पे उठे। तो कुंभ में मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाया, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, मैं नॉर्मल अपनी सनस्क्रीन लगाती थी, लिप बाम लगाती थी, काजल लगाती थी, लेंस लगाती थी। मैं लेंस नहीं हटा सकती क्योंकि वो मेरे पावर आईसाइट के लेंस है, तो वो तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि अगर मैं लेंस नहीं लगाऊंगी या मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उस पे सवाल उठाना तो गलत है। जी। अच्छा अर्षा जी ये बताइए कि क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि जो आपके माता पिता हैं वो आपके लिए लड़का भी देख रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में शादी की भी तैयारियां हैं। तो देखिए, मैं लड़की हूँ और मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरी शादी भी हो जाए, अगर मेरी किस्मत में, जब महादेव ने इतनी मेरे लिए रास्ते खोले, सब चीजें खोले हैं, तो मेरी किस्मत में अगर शादी करना लिखा होगा तो वो जरूर होगी। तो इसमें कोई दिक्कत जैसा कुछ है नहीं, और मेरी किस्मत में अगर सन्यास लेना लिखा होगा तो वो भी होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि दोनों में से जो भी चीजें होंगी, चाहे मैं शादी करूं या नहीं करूं, मैं चलूंगी धर्म के रास्ते पे। ये मैंने एक बिल्कुल निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे धर्म के रास्ते पे आगे चलना है, युवाओं को इससे जोड़ना है, समाज को इसके प्रति जागरूक करना है। तो ये चीजें आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। जी। अच्छा ठीक है अर्षा जी ये भी बताइए कि ये जो आपके आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि आप शायद केदारनाथ यात्रा पर गई थी और वहां से जब लौटी हैं तो उसके बाद जो आपका आध्यात्मिक लगाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देखिए, पहली चीज तो मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली में मैंने जन्म लिया है, तो अध्यात्म, धर्म, संस्कृति ये हमें बचपन से ही कहते हैं कि विरासत में ही मिल जाती हैं ये चीजें। तो जब आपके परिवार में, आप ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं
देन उसके बाद जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो 2019 से, जहाँ पे मैं एक अहमदाबाद में गुरुकुल मैंने ज्वाइन किया था योगा सीखने के लिए, और वहाँ से मैं चेंज हुई। फिर 2020 में मैं पहली बार केदारनाथ गई, और 2020 से लगातार हर साल मैं 2 बार महादेव मुझे वहाँ बुला रहे हैं, अपना आशीर्वाद दिखा रहे हैं, तो मैं हर साल 2 बार महादेव के आशीर्वाद के लिए केदारनाथ जा पा रही हूँ। जितनी बार मैं जाती हूँ मैं उतना और उस चीज से और गहराई में चली जाती हूँ, और जुड़ती चली जाती हूँ, और धर्म से और भक्ति में समाती चली जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो दिन प्रतिदिन वो रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। जी हर्षा जी, आप कह रही हैं कि आप सनातन के काम में ही लगना चाहती हैं, सनातन को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो पहले तो ये बताइए कमी क्या लग रही है आपको आज अगर हम अपने देश को देखें या दुनिया को देखें, तो सनातन की किस तरह से कमी देशवासियों में है और किस तरह से आप इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, और उनके आने के बाद से राम मंदिर जैसी जो चीजें हुई है, राम मंदिर बना है, फिर जो 370 हटा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से एक आप देखोगे कि सनातन की जो गूंज है, जो आवाज है, वो आज पूरे विश्व भर में है। पूरा विश्व ये जानता है कि सनातन क्या है, पूरा विश्व ये जानता है कि हिंदू कौन है, पूरा विश्व ये जानता है कि भगवा का महत्व क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जहाँ जो कमियां थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत से जो युवा है वो खुद सनातनी होने के बावजूद वो खुद सनातन पे सवाल उठाते हैं। हमें अभी युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। बहुत से हैं जो सनातन से जुड़ रहे हैं, सनातन के हो चुके हैं, लेकिन बहुत से हैं जो अभी भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो हमें उनको जोड़ना है, हमें उनको जागरूक करना है, और इसकी जो पहल होगी, इसकी जो शुरुआत होगी ना, वो उनके घर परिवार से ही होगी। जी बिल्कुल हर्षा जी, आप ये भी मानती है कि जो ज़्यादातर भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और इसकी वजह शायद ये भी रही कि जो भारत में जिस तरह से आप अब सनातन को लेकर आगे बढ़ेंगी, कुछ लोगों में भी कमी रही कि सनातन को आगे बढ़ाया नहीं गया, या जब वो सनातन आगे बढ़ रहा था तो उसे दबा दिया गया। तो अब एक मकसद के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे देखिए, हमारे इतिहास को, हमारी सच्चाई को दबाया गया है, उन्हें बंद करके रखा गया है, जो अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे जो कहानी थे, पुराण थे, शास्त्र थे, सबको घुमा फिरा के दुनिया के सामने पेश किया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया है, जो अब धीरे धीरे सच्चाई के रूप में सबके सामने आ रहे हैं। आज जहां हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग मॉडर्न कल्चर को फॉलो करने के पीछे पड़े हुए हैं, वहीं आप विदेशियों को देखिए। इस महाकुंभ, ये महाकुंभ एक खुद में बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज इसमें कितने विदेशी सैलानी, विदेशी श्रद्धालु आके जुड़े हैं, और उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता को अपनाया है, दिल से अपनाया है, और उससे जुड़ना चाहे हैं, उसे जानना चाहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की भी बात है और शर्म की भी बात है कि हम खुद अपने देश के होके उससे दूर भाग रहे हैं और विदेशी आके हमसे जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हर्षा जी, आप ये भी मानती हैं कुछ ऐसी भ्रामक जानकारी भी रही हैं सनातन को लेकर जो कहीं ना कहीं युवाओं में और बच्चों में डाली गई हैं, या उन्हें वही समझाया गया है, तो उसका प्रभाव हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या बोलते हैं, देखिए, जब तक आप अपने बच्चे को सही मायने में जड़ से सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे, उसे खुद जड़ से नहीं जोड़ेंगे, तो कोई दूसरा आके उसे अपने धर्म से जोड़ लेगा बहुत आसानी से, या वो खुद इन्फ्लुएंस हो जाएगा दूसरे धर्मों से, दूसरे कल्चर से। तो वो सबसे बड़ी वीकनेस हमारी खुद की है, क्योंकि हमने वो वीक पॉइंट दिया है। जी बिल्कुल। और हर्षा जी, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है ये जिस पर आप आगे बढ़ने वाली हैं, और शुरुआत की जानी चाहिए बच्चों से, यानी कि अगर एजुकेशन सिस्टम में कुछ ग्रंथों को हम शामिल करते हैं, बहुत आसानी से हम उन्हें समझा सकते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है, जो पिछले कुछ महीनों से मैंने बहुत फील किया है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, अपने सोशल मीडिया के जरिए मैंने ये बात भी रखी थी कि मैं किसी का यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि आप देखिए कि
चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल है, मदरसे के साथ वहां पे ये अपना जो उनका क्या बोलते हैं उसको, दरगाह, मदरसे के साथ दरगाह है। लेकिन कहीं भी आपको मंदिर के साथ गुरुकुल बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। और गुरुकुल की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आती है, किसी को साइंस नहीं आता है, किसी को केमिस्ट्री नहीं आती है। गुरुकुल के बच्चों ने हमारे इतिहास उठा के देखिए कि हमारे साधु महात्मा महर्षियों ने कितना कुछ जाना, जो वो उस त्रेता युग में, सतयुग में पता लगा पाए हैं। ग्रह नक्षत्रों की दूरियों का, हर चीज का अपने अनुमान से जो वो कैलेंडर बनाते थे, ग्रह लिखते थे, वो आज साइंटिस्ट वही सेम चीज पता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुकुल अब होना चाहिए, और गुरुकुल की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज जो नॉर्मल स्कूल्स भी है, वहां भी अब हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, वेद शास्त्र पुराणों से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स भी लाने चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ हमारी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जी भी जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, आप भी अगर सवाल पूछना चाहती हैं हर्षा जी से पूछ सकती हैं। नहीं, काफी कुछ तो बहुत कुछ आपने पूछ लिया है, लेकिन हाँ हर्षा, आपने जैसा पूछा कि खट्टा मीठा अनुभव था, तो देखिए जब मीठा अनुभव होता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब खट्टा अनुभव था तो आप अपने आप को कैसे नॉर्मलाइज कर रही थी? देखिए मेरे ना महादेव ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत ज्यादा संभाला है। मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा टूटी थी। और मेरे एक छोटे से शिवलिंग हैं जो बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं उन्हें अपने साथ हमेशा हर जगह रहती हूँ। तो मैंने बहुत उनसे शिकायतें की हैं, बहुत उनसे रास्ते पूछे हैं। एंड उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, और शायद इन्हीं दोनों की वजह से मैं वहां पे लास्ट तक बिल्कुल अडिग होके रही हूँ। और जब आपको वो कॉम्प्लीमेंट दिया गया, सबसे सुंदर सन्यासी, विश्व की सबसे सुंदर सन्यासी, तब पहला फीलिंग क्या आया था? मैं आपको सच्चाई बताऊं कि स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि चलो किसी ने अपने मजे के लिए मुझे फेमस और वायरल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता नहीं था चीजें इतनी ऊपर जाएंगी। तो जब मेरे पास वो पहला वीडियो आया, क्योंकि मैं जिस जगह पे थी वहां पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था। प्रयागराज जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, और शिविर के अंदर नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो जब वो पहला मेरे पास फोटो आई गेस, तो मैंने उसे मजाक में ले लिया कि देखो अपने टीआरपी के लिए लोग कुछ भी करते हैं। एक तो खूबसूरत लिखा, ठीक है, खूबसूरत सन्यासी, मैंने कहा ये थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर मैंने उसे इग्नोर मार दिया। फिर 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि चीजें अब किस डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ जा रही है। तो जब तक खूबसूरत लगता है ना नारी के आगे कि खूबसूरत नारी, तब तक अच्छा है। जब आपको एक गलत शब्द से जोड़ दिया जाता है, जिसके मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ कि मुझे साध्वी अभी बोला जाए, साध्वी खुद में एक बड़ी पदवी होती है। तो फिर वहां से मुझे चीजें थोड़ी सी लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, साध्वी, खूबसूरत साध्वी नहीं बोला, लेकिन जब खूबसूरत बुलाया तो वो जाहिर तौर पे किसी भी महिला को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। और देखिए हर्षा जी, आप खुद एक युवा हैं और आपका एक मिशन है कि हाँ मुझे सनातन को आगे बढ़ाना है। ऐसे हम चाहेंगे जो युवा है, जो यूथ है, उनको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं यही एक संदेश दूंगी कि हमारे हाथ में एक मोबाइल होता है जो आज की डेट में हर घर में होता है, छोटे से बड़े हर परिवार के पास होता है। और उसमें नेट डेटा पैक हर कोई डलवाता है। आजकल 1 से 1.5 GB हर कोई यूज कर रहा है एक दिन में। जी। तो आप उसका इस्तेमाल सही दिशा में कीजिए। आप उससे कितनी कुछ जानकारी ले सकते हो, कितनी कुछ जानकारी दे सकते हैं। दूसरों की बुराई करने से अच्छा है, उस दिशा में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने धर्म को जानिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों को उससे जोड़िए, जागरूक कीजिए। जो चीजें आपको नहीं पता है वो आप उसके माध्यम से अपने
जितने भी क्या बोलते हैं कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कीजिए, बड़े बड़े लोगों से गाइडेंस लीजिए और धर्म के बारे में जानिए। ये एक इतना खूबसूरत, बिल्कुल। इतना सुंदर विषय है ना, जिससे आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल जी सकते हैं। बिल्कुल, यानी हर्षा जी अधूरी जानकारी ना रखें अपने धर्म को लेकर, उसे पूर्ण तरह से देखें, समझें और उसके बाद ही आगे उससे बिल्कुल। जुड़ी हुई कोई बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं